द रोमांटिक पीरियड इज द मोस्ट फ्रूटफुल पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हम वहाँ पे आ गए हैं जहाँ सबसे ज़्यादा बेस्ट लिटरेचर प्रोड्यूस हो और बहुत ज़्यादा भी प्रोड्यूस हो। अभी आपने पिछली एज मेरे साथ पढ़ी है, तो तकरीबन 120 साल की एज है वो, 120 साल की। उस 120 साल में आपने देखा कि हम इसे आसानी से क्लासीफाई कर सकते हैं, उनके बारे में पढ़ सकते हैं। और जो अब हमारे पास सामने एज नज़र आ रही है, 1798 से स्टार्ट होती है और 1824 तक जाती है। ठीक है, तो कितने साल बनते हैं यहाँ से देख लें ज़रा। या चले क्वीन विक्टोरिया जब तख्त पे बैठेंगी, चलें आगे अगर 5-6 साल आप और भी मिला लें, तो भी ये देखेंगे 26, और चलें 5 अगर और मिला लेंगे तो 30 बन जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, 26 से 30 साल। आप हैरान होंगे कि इन इन सालों में जितना लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ है उतना किसी भी एज में नहीं हुआ, पीछे पीछे से बिल्कुल भी नहीं हुआ, विक्टोरियन में भी नहीं होगा। तो ये बहुत फ्रूटफुल एज है, यहाँ में काफ़ी ये सर खपाई करनी पड़ेगी। आखिर हम यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा सवाल भी आ सकते हैं। और ये काफ़ी फेवरेट एज भी है, रेनेसां भी बहुत फेवरेट एज है एग्जामिनर का के लिए। और ये जो एज है रोमांटिक एज, तो जैसे हमने रेनेसां पे काफ़ी टाइम लगाया था, वो भी यही रोमांटिक्स कहेंगे कि वो फर्स्ट रोमांटिक एज वही थी जहाँ आपने ज़्यादा टाइम लगाया था। अब हमें भी थोड़ा टाइम देना कहेंगे, लेकिन चलिए हम कोशिश करते हैं इसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में सामने रखें, मटेरियल आपको लॉजिकल हो, चीज़ें याद रह जाएं, आपके जहनों में रह जाएं, ध्यान से बस सुनते जाएं। जिनके पास लिखने का टाइम नहीं है ना, अब वो अपना मेथड चेंज कर रहे हैं, मैं ही उन्हें कह रहा हूँ। और वो ये है कि नोट्स अगर नहीं बनते हैं तो ना बनाएं, और आप फोकस करें सुनने के ऊपर। हर लेक्चर ईयरफोन लगा के रिपीट करके एक दफ़ा पूरे फोकस के साथ सुन लिया करें, और इन्फॉर्मेशन को पॉइंट करेंगे, लॉजिक क्या है इनके दरमियान। Okay, the revolt against the classical school, which had been started by the writers like Chatterton, Collins, Gray, Burns, Cooper, etc., reached its climax during this period, and some of the greatest and पर जो कूपर वगैरह है या विलियम ब्लेक भी उसमें आ जाते हैं, इन लोगों ने जो एक रिवाइवल स्टार्ट किया था डॉक्टर जॉनसन की एज के अंदर, वो आके बिल आखिर ब्लूम करता है डॉक्टर जॉनसन के बाद। और जो क्लासिकल स्कूल है 120 साल तक छाया रहने के बाद बिल आखिर उसके बादल छटते हैं, और एक नई सोच इंग्लैंड के अंदर डेवलप होती है। ये थॉट प्रोसेस है जो डेवलप हो रहा है। तो एक्चुअली हम सबसे पहले जो चीज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उसका मैंने हेडिंग तो ऐसा नहीं दिया था उस वक्त, चलिए अभी दे लेते हैं आपके सामने। ये असल में सोशल बैकग्राउंड है इसका। सबसे पहले हमें सोशियो पॉलिटिकल लिटरेरी बैकग्राउंड हम इसको सेट करते हैं जरा। फिलॉसफी तो समझे ना, आखिर उस वक्त के हालात क्या थे, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी, किस चीज़ का ये रिवोल्ट है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ज़रा इसमें जाते हैं। एक्चुअली इसमें हम सोशियो पॉलिटिकल एंड लिटरेरी बैकग्राउंड, द रिवोल्ट अगेंस्ट द क्लासिकल स्कूल विच हैड स्टार्टेड। चलिए हमने बात कर ली। तो हुआ क्या है, पोइट्स आ चुके थे, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, बायरन, शैली, कीट्स बिलोंग टू दिस पीरियड। ये बड़े बड़े नाम जो हैं, जाइंट रोमांटिक पोइट्री जो है इन्हीं के साथ एसोसिएटेड है। दिस पीरियड स्टार्ट फ्रॉम 1798 में, ये पीरियड स्टार्ट होता है विद द पब्लिकेशन। अब 1798 में हुआ क्या है, लिरिकल बैलेड्स पब्लिश हुई थी। वर्ड्सवर्थ और कॉलेज की मुश्तरका किताब है। ये दो राइटर हैं जिन्होंने मिलकर एक पोइट्स ने बुक पब्लिश की, और उस बुक के पब्लिश होते साथ एक नया तूफान आ गया, एक नई एज स्टार्ट हो गई, इतनी डिबेट एक नई स्टार्ट हो गई, और सोच ही नई डेवलप होगी माशरे के अंदर। आर्ट के बारे में, लिटरेचर कल्चर के बारे में थिंकिंग जो है वो चेंज हो जाती है इसके साथ। फैक्टर और भी हैं, खाली इसी किताब ने नहीं किया होगा, और भी कई हालात हैं, उनको भी साथ देखेंगे। तो क्या आप में से कोई बता सकता है कि दो इसी तरह कोई ऑथर थे जिन्होंने मिलकर एक बुक इससे पहले भी पब्लिश करवाई थी रेनेसां एज के अंदर? वो भी पोएट हैं, वो भी दो थे, एक ही किताब थी। देखते हैं किसको याद है, वो ज़रूर उसका नाम लिखे।
एंड द फेमस प्रेफिस। अब इसके अंदर जो प्रेफिस लिखा गया, प्रेफिस वो होता है जो बुक के शुरू में एक पेश लफ्ज होता है ना, प्रेफिस, which Wordsworth wrote as a manifesto of the new form of the poetry which he and the college introduced in the opposition to the poetry of the classical school. अब जो क्लासिकल स्कूल की पोइट्री थी, जो पोप की पोइट्री थी, जो ड्राइडन की पोइट्री थी, जो जॉनसन की पोइट्री और स्टैंडर्ड रूल्स रेगुलेशन थे, सारे जो है उसको उसकी मुखालफत की गई। और इसके प्रेफेस में वर्ड्सवर्थ ने इंट्रोड्यूस करवाई एक नई टाइप ऑफ पोइट्री, और इन दोनों ने लिरिकल बैलेड्स लिखी। दो giant poets हैं, Wordsworth and Coleridge. In the preface to the first edition, Wordsworth did not touch upon any other characteristics of the romantic poetry except the simplicity and the naturalness of its diction. शुरू में तो इसने सिर्फ इतना ही बताया था, लेकिन उसके सेकंड एडिशन में थोड़ी और डिटेल आती है। The majority of the poems he writes are to be considered as experiments. ठीक है, अब दोबारा से एक्सपेरिमेंट्स होने लगे, जैसे शेक्सपियर करता था ना एक्सपेरिमेंट्स, तो ये इन्होंने अपना जो है वो अपना इमाम जो है वो शेक्सपियर को बनाया, हम उसको फॉलो करेंगे, स्पेंसर को फॉलो करेंगे। दे वर रिटन चीफली विद इन व्यू टू ascertaining how far the language of the conversation in the middle and the lower classes of society is adapted to the purpose of the poetic player। और इन्होंने जो लैंग्वेज है आम आदमी की ज़बान उठाई और उसको पोइट्री के लिए इस्तेमाल किया। इन द लॉन्गर प्रेफिस टू द सेकंड एडिशन, ठीक है, सेकंड एडिशन का जो प्रेफिस है उसमें लिरिकल बैलेड्स वेयर वर्ड्सवर्थ एक्सप्लेन्स हिज थ्योरीज ऑफ द पोएटिक इमेजिनेशन, ठीक है, उसके अंदर इसने ज्यादा डिटेल से बात की है। ही अगेन रिटर्न्स टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द प्रॉपर लैंग्वेज ऑफ द पोइट्री, ठीक है, प्रॉपर लैंग्वेज क्या होनी चाहिए पोइट्री की, मीडियम क्या होना चाहिए, प्लेन लैंग्वेज उन्होंने कहा, सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, बिल्कुल आम आदमी की लैंग्वेज होनी चाहिए। द लैंग्वेज टू ऑफ दीज मैन, this is those in the humble and the rustic life, has been adopted because of being less under the influence of the social vanity. They convey their feelings and notions in simple, unelaborated expressions. Wordsworth chose the language of the common people as the vehicle of his poetry because it is the most sincere expression of the deepest and rarest passions and feelings. सबसे पहले तो लैंग्वेज पे बात हुई, किसकी होनी चाहिए, वो थी कॉमन पीपल, लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल। वर्ड्सवर्थ ने कहा मैं तो इसे मीडियम बनाऊंगा, और जिससे पहले कहा जाता था कि क्लासिकल स्टाइल में पॉलिश सेंटेंस होने चाहिए और मुश्किल होने चाहिए और उनकी राइम होनी चाहिए, उनमें रिदम होना चाहिए, काफ़ी सारे रूल्स थे जो क्लासिकल्स के हैं। दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द अटैक ऑफ द आर्टिफिशियल एंड द फॉर्मल स्टाइल ऑफ द क्लासिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। अब इस एज में आके उसी क्लासिकल स्कूल ऑफ पोइट्री जो था, जो स्टाइल था, उसको क्या क्या गया कि ये आर्टिफिशियल है और काफ़ी फॉर्मल है, फॉर्म पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। The other point at which Wordsworth attacked the old school was its insistence on the town and the artificial way of life. क्लासिकल जो थे वो टाउन लाइफ पे लिखते थे, सटायर्स लिखते थे और क्लासिकल मॉडल को फॉलो करते थे, और आर्टिफिशियल ज़ाहिर वे होती है, सिटी की लाइफ तो आर्टिफिशियल ही होती है सारी, तो ये उसके ऊपर लिखते थे। तो वर्ड्सवर्थ ने इन सारे पॉइंट्स पर अटैक किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। He wanted the poet to breathe fresh air of the hills and the beautiful natural scenes. वो चाहता था कि पोएट जो है वो ताज़ा हवा में सांस ले, शहर की तो हवाई उसमें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हिल्स पे जाए, नेचर के अमंग जाए और सीन्स को एंजॉय करे, बिकम इंटरेस्टेड इन द रूरल लाइफ एंड द सिंपल फोक लिविंग इन द लैप ऑफ नेचर। इन्होंने ज़्यादा एडमायर किया है गांव की ज़िंदगी को, विलेज की ज़िंदगी को, कहा कि वो जो देहातों की खूबसूरत ज़िंदगी है, सादगी है वहाँ पे, पोल्यूशन नहीं है वहाँ पे, पहाड़ होते हैं, नदियाँ होती हैं, ठीक है, फूल होते हैं, यानी कुदरत के जो नेचुरल ब्यूटी है उसको एंजॉय करना चाहिए, जो उस टाइम में आपको पता है क्लासिकल एज में तो बिल्कुल इन चीज़ों के बारे में सोचा भी नहीं गया था। A longing to be rid of the precision and the order of the everyday life drove him to the mountains, where, as he describes in his lines written above Tintum Abbey, इस पोएम के अंदर ये लिखते हैं लाइन्स फ्रॉम द साउंडिंग cataract haunted me like a passion. The tall rock, the mountains, and the deep and the gloomy wood, their colors and their forms were then to me an appetite.
इससे हमें आइडिया होता है कि किस टाइप की पोइट्री की बात कर रहा है वर्ड्सवर्थ। बाय अटैकिंग द सुप्रीमेसी ऑफ द हेरोइक कपलेट, और जो हेरोइक कपलेट में पता है ड्राइडन ने इसकी बुनियादें रखी थी कि पोइट्री हेरोइक कपलेट में होनी चाहिए, और फिर 120 साल तक उस ट्रेंड को फॉलो किया गया। तो as the only form of the writing poetry, that was the only form of writing poetry in the classical age के अंदर, and substituting it with a simple and natural diction, इन्होंने बिल्कुल इसको रिप्लेस कर दिया। इन्होंने कहा कोई फॉर्म होनी नहीं चाहिए, पोइट्री आइडिया पे बेस करती है, आइडिया पोइटिकल होता है, फॉर्म पोइटिकल नहीं होती। इनकी लड़ाई उनके साथ ये बन गई। वो कहते थे कि फॉर्म पोइटिकल है, और उनके आइडियाज तो वो स्टाइल होता था, करप्शन को वो सामने लेके आते थे और आम इंसानों जो शहरी जिंदगी है उसको एलेबोरेट करते थे। By diverting the attention of the poet from the artificial town life to the life in the woods, mountains, and the villages inhabited by the simple folk, and by asserting the inevitable role of the imagination and emotion. ना सिर्फ वर्ड्सवर्थ और कॉलेज कह रहे हैं कि पोइट्री जो है ना वो सिंपल होनी चाहिए और विलेज लाइफ पे होनी चाहिए, माउंटेन के बारे में होनी चाहिए, रिवर्स के बारे में होनी चाहिए, वुड्स के बारे में होनी चाहिए, बल्कि साथ साथ वो ये भी चाह रहे हैं कि इमेजिनेशन हमें यूज करनी चाहिए और इमोशन होने चाहिए पोइट्री के अंदर, एज अगेंस्ट द ड्राई इंटेलेक्चुअलिज्म। और जो क्लासिकल स्कूल था वो तो सिटी लाइफ को फॉलो करता था, एक एनालिसिस होता था, स्टाइल होता था, और एक इंटेलेक्चुअलिज्म होता था, और एक फॉर्म को फॉलो किया जाता था, और प्रिसाइज वे में सेंटेंस लिखे जाते थे, और बहुत ही मेहनत की जाती थी वर्ड्स को बनाने के लिए, क्योंकि राइम का ख्याल रखना पड़ता था। Wordsworth not only emancipated the poet from the tyranny of the literary rules, ठीक है, वर्ड्सवर्थ ने ना सिर्फ आज़ादी दिलाई शायरों को किसकी टिरेनी से, लिटरेरी रूल्स। डॉक्टर जॉनसन कहता है रूल्स रूल्स होने चाहिए, पोप ने हमेशा रूल्स फॉलो किए और ड्राइडन ने तो रूल्स की बुनियाद रख दी, एंड कन्वेंशंस, बट ही आल्सो ओपनड अप बिफोर हिम द वास्ट रीजन्स ऑफ द एक्सपीरियंस which in the 18th century had been closed to him। 18th सेंचुरी में तो तजर्बा करने की इजाजत नहीं थी, एक ही तरह की पोएट्री सारे लोग कर रहे थे। So his revolt against the classical school was in keeping with the political and the social revolution of the time। उस टाइम पे और भी रिवोल्ट और रेवोल्यूशन आ रहे थे, इसलिए पोइटिक वर्ल्ड में जो रेवोल्यूशन लेके आया वर्ड्सवर्थ और कॉलेज, हम इसको साइमल्टेनियसली कह सकते हैं और भी रेवोल्यूशन आ रहे थे। मसलन फ्रेंच रेवोल्यूशन आ चुका था 1789, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये डेट, याद रखिएगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में भी पूछा जा सकता है। एंड द अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिका में जो है ना जो कॉलोनी था ब्रिटिश की, तो उन्होंने भी आज़ादी लेने के लिए जंग लड़नी शुरू कर दी थी, और वार ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट कर दी, जो स्टार्ट हुई थी 1775 के अंदर, which broke away with the tyranny of the social and the political domination, and which proclaimed the liberty of the individual, our nation to be master of its own destiny, कि हर कौम को आज़ादी होनी चाहिए लोगों को। तो उन्होंने जो एक आज़ादी की तहरीक शुरू की, वो साइमल्टेनियसली फ्रेंच रेवोल्यूशन भी उसी की एक कड़ी है, और फिर पोएटिकल रेवोल्यूशन हमें इंग्लैंड में नजर आता है। तो हम थोड़ा सा चलो साथ ये भी देख लेते हैं। तो जुलाई 4 1776 एज ए डे दैट रिप्रेजेंट द डिक्लेरेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस एंड द बर्थ ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आज़ाद होता है, ये उनकी बर्थ ईयर है अमेरिका का, इंडिपेंडेंस डेट है उनकी 4 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। 1776 में उनको बरतानिया से ही उन्होंने आज़ादी ली, जैसे पाकिस्तान और इंडिया ने भी बरतानिया से आज़ादी। The French Revolution began in May 1789 when the ancient regime was abolished in favor of the constitutional monarchy. Its replacement in September 1792 by the First French Republic led to the execution of the Louis XVI in January 1793। तो लुई 16 जो थे उनको ग्लूटेन जो एक मशीन होती है उनके नीचे डाल दिया गया, उनका सर काट दिया गया। फ्रेंच रेवोल्यूशन पे नॉवल पढ़ा होगा है आप लोगों ने, चार्ल्स डिकन का। तो ये रेवोल्यूशन भी 1789 में स्टार्ट हुआ था, और 1793 में लुई 16 को मार दिया गया, और इसके तकरीबन यहाँ तक ये चलता है 8-10 साल। तो फ्रेंच का रेवोल्यूशन भी उसी टाइम पे आया, और उसी टाइम पे तकरीबन आगे पीछे कुछ साल के फर्क से अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, अमेरिका 1776 के अंदर आज़ाद हो जाता है। और अमेरिका के अंदर आपको पता है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आप लोगों ने देखा होगा,
एक वुमन है जिसके हाथ में एक टॉर्च है, उन्होंने हाथ ऊपर कर रखा है। एक बहुत बड़ा स्टैचू है जो न्यूयॉर्क में है, जिसे कहते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी। क्या आप ये बता सकते हैं हमें से कोई कि ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका को किस मुल्क ने गिफ्ट दिया था? ये भी आपके पीपीएससी का सवाल है। थोड़ी देर में चले हम इसके आपके जवाब को चेक करेंगे। जस्ट एज लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल वाज द वॉच वर्ड ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या वॉच वर्ड था? लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल, कि आज़ादी दो, आज़ादी करो। ये मोनार्की का एक डेस्पोटिक रूल था, वहां से उन्होंने आज़ादी ली। लिबरेशन ऑफ द नेशन फ्रॉम द फॉरेन डोमिनेशन वाज द वॉच वर्ड ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वो उनका स्लोगन क्या था? उनका था लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल, फ्रेंच रेवोल्यूशन। और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का स्लोगन क्या था या वॉच वर्ड क्या था? लिबर्टी ऑफ द नेशन। ठीक है। और लिबर्टी ऑफ द पोएट किसका वॉच वर्ड था, किसका स्लोगन था? रोमांटिक मूवमेंट का, वर्ड्सवर्थ ने जो दिया। तो ये तीन स्लोगन याद रखिएगा, साइमल्टेनियसली एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है, इन्होंने असर डाला एक दूसरे के ऊपर। लिबर्टी ऑफ द पोएट फ्रॉम द tyranny of the literary rules and the conventions was the watchword, and the new literary movement which we call by the name of romantic movement start होती है। और इनका स्लोगन क्या था? लिबर्टी ऑफ द पोएट, हमें रूल्स से आज़ादी दो। ये जो 120 साल से क्लासिकल रूल्स हैं उनमें जकड़ा हुआ है शायरों को, तो शायरों को आज़ादी दिलाई रोमांटिक मूवमेंट ने। यानी सोच की जो आज़ादी होती है, काम करने की आज़ादी, पोइट्री लिखने की आज़ादी, तजर्बे करने की आज़ादी। इट इज़ आल्सो टर्म्स एज द रोमांटिक रिवाइवल। तो एक और मजे की बात है कि इस रोमांटिक मूवमेंट को रोमांटिक रिवाइवल भी कहते हैं। तो रिवाइवल आपको पता है वही चीज होती है जो पहले भी आ चुकी हो। तो क्यों? बिकॉज ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, द लिबर्टी ऑफ द राइटर टू चूज द थीम एंड द फॉर्म ऑफ हिज लिटरेरी प्रोडक्शन, एंड द इम्पोर्टेंस गिवन टू द इमेजिनेशन एंड द इमोशन, and a broad outlook on the life and its manifestation in towns, villages, mountains, rivers, etc., belong to the literature of the Elizabethan age. अगर आप ध्यान दें तो ये सारी खसूसियात, यानी एक शायर को आज़ादी हो कि जो मर्जी थीम चुने और जो मर्जी फॉर्म चुने, ठीक है, और उसकी इमेजिनेशन यूज करे, इमोशन लेके आए, और हर तरह के चीज़ों पर लिखे, विलेजेस पर भी, सिटीज पर भी, माउंटेन्स पर भी, रिवर्स की भी, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट की आज़ादी और इमोशंस और इमेजिनेशन, ये एलिजाबेथन एज में हमें, यानी जो रेनेसां लिटरेचर है उसमें हमें ये चीज़ें नज़र आती हैं, विच कैन बी कॉल्ड एज द फर्स्ट रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर। आल्दो हम उसे रेनेसां पीरियड ही कहेंगे, एलिजाबेथन पीरियड कहेंगे साथ साथ, लेकिन फर्स्ट रोमांटिक एज किन्होंने कहा? जो रोमांटिक्स थे, इन्होंने कहा कि हमारी फर्स्ट रोमांटिक एज तो वो थी, ये तो रोमांटिक रिवाइवल हो रहा है, हम उन्हीं को फॉलो करेंगे। यानी हम जैसे शेक्सपियर ने किया था हम वही काम करेंगे। द पोएट्स ऑफ द रोमांटिक पीरियड्स देयरफॉर ऑलवेज लुक्ड बैक टू द एलिजाबेथन मास्टर्स। तो ये हमेशा अपनी हिदायत कहाँ से लेते थे? एलिजाबेथन मास्टर से, शेक्सपियर से, स्पेंसर से, एंड अदर, एंड गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट। तो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन थे ये दो बंदे, शेक्सपियर और स्पेंसर। In the poems which were contributed in the lyrical ballads, Wordsworth deals with the events of the everyday life by preference in his humblest form. To the share of the Coleridge fell such subject as were supernatural. अगर इस सारे खेल में, सारी स्टोरी के अंदर जो कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉलेज देखा जाए तो वो है, इन्होंने सुपर नेचुरल एलिमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, which he was to inform with the semblance of the truth sufficient to procure for those shadows of the imagination that willing suspension of the disbelief for the moment which constitutes poetic faith. Wordsworth naturalism and Coleridge supernaturalism thus become the two important spearheads of the romantic movement. रोमांटिक मोमेंट जब इन दोनों ने स्टार्ट किए लिरिकल बैलेड के अंदर, और इनकी कंट्रीब्यूशन अगर एक एक वर्ड में लेके आए तो वो ये बनेगी, वर्ड्सवर्थ ने नेचुरलिज्म दिया है तो कॉलरिज ने सुपर नेचुरलिज्म दिया है। Coleridge supernaturalism, on the other hand, established the connection between the visible world and the other world which is unseen. So unseen जो वर्ल्ड है, जो हमें नजर नहीं आती है, उस दुनिया और जो नजर आने वाली दुनिया, उनके दरमियान जो लिंक है वो बनाया इन्होंने। He treated the supernatural in his masterly poem
एंशियंट मैरिनर, इनकी जो एंशियंट मैरिनर पोएम है जो हमने एमफिल में पढ़ी थी, बहुत ही मजे की है, शायद एमए में भी शामिल है कहीं ना कहीं, रिपीट में हमने इनको पढ़ा था एमफिल में. इन सच अ मैनर दैट इट लुक्ड क्वाइट नेचुरल. Associated with Wordsworth in the college, in the exploration of the less known aspect of the humanity was Southey. एक और नॉवलिस्ट सॉरी जो हैं पोइट हैं, रोमांटिक पोइट है जिन्होंने इनका साथ दिया, साउथी, who makes up with them the trial of the so called lake poet. इनके साथ मिलकर ये ट्रायो इनका बनता है लेक पोइट्स का. ये तीनों मिलके क्या कहलाते हैं? लेक पोइट्स. He devoted himself to the exhibition, all of more prominent in the poetical form of the mythology. ठीक है, अगर वर्ड्सवर्थ ने नेचुरलिज्म दिया था तो कॉलरेज ने सुपर नेचुरलिज्म दिया, तो साउथी ने क्या किया, तीसरे लेक पोइट ने मिथोलॉजिकल एलिमेंट, इन्होंने मिथोलॉजी एक्सप्लोर्स की है. Walter Scott, though he was not intimately associated with the lake poets, contributed his love for the past. ठीक है, एक और जो पोएट है वो वाल्टर स्कॉट हैं, इसी एज के अंदर मौजूद हैं. उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दी है? लव फॉर द पास्ट, विच वाज also became one of the important characteristics of the Romantic Revival. So the Wordsworth, Coleridge, Southey and Scott belong to the first Romantic generation. तो इन सबको हम इकट्ठा करें तो ये क्या बनते हैं? वर्ड्सवर्थ जिन्होंने नेचुरलिज्म दिया, कॉलेज जिन्होंने सुपर नेचुरलिज्म की बात की, साउथी जिन्होंने मिथोलॉजीज एक्सप्लोर की हैं, और वाल्टर स्कॉट जो बड़े अच्छे स्टोरी टेलर थे और हिस्टोरिकल जो है फिक्शन भी इन्होंने जनरेट किया, अलग से हम देखेंगे इसको. लव फॉर द पास्ट इनमें बहुत ज़्यादा पाया जाता था. तो इन सबको मिलाकर हम कह सकते हैं फर्स्ट रोमांटिक जनरेशन था ये, क्योंकि रोमांटिक्स को भी हम दो तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे. अभी ये इंट्रोडक्शन है, हमने इनकी डिटेल में भी जाना है. दो दे वर इन देयर यूथ फिल्ड विद ग्रेट एंथुसियाज्म बाय द आउटबर्स्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. तो ये जो पोएट है फर्स्ट जनरेशन जिनको हम कह रहे हैं, ये सारे लोग बड़े शुरू में खास तौर पे बहुत ज़्यादा मुतासर थे किससे? फ्रेंच रेवोल्यूशन, विच हेल्ड हाई होप फॉर द मैनकाइंड. क्योंकि उनका ख्याल था ये इंसानियत की आज़ादी के लिए एक अच्छी थ्योरी है. विच दे बिकम कंजर्वेटिव्स एंड गेव अप देयर जोविनाइल आइडियाज when the French Revolution converted itself into a military empire, resulting in Napoleonic wars against England and other European countries. लेकिन एंड पे क्या हुआ? नेपोलियन का राइज हो गया और एक ये मिलिट्री अंपायर बन गई जो फ्रांस है. जो शुरू में इन पोइट्स को उम्मीदें थी कि इंसानियत की आज़ादी होगी, पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक सिंबल ऑफ लिबर्टी बन जाएंगे, अल्टीमेटली ये खुद उन्होंने एक मिलिट्री अंपायर खड़ी कर दी. और नेपोलियन ने ना सिर्फ इंग्लैंड के साथ जंग शुरू कर दी बल्कि बाकी यूरोप के साथ भी. नेपोलियनिक वार आपको पता है, नेपोलियन जो किरदार है वो आपको पता है, हिस्ट्री का एक करेक्टर है, हिस्ट्री का एक. तो उससे ये लोग बड़े निराश हुए, डिसहार्ट हुए, और इनको बड़ी जो उम्मीदें थी फ्रेंच रेवोल्यूशन से वो टूट गई. तो इन्होंने अपना रुख कंजर्वेटिज्म की तरफ मोड़ लिया, पास्ट की तरफ, मिडल एजेस की तरफ, रोमांस की तरफ चले गए और कंजर्वेटिव आइडियाज उन्होंने अपना लिए. द रेवोल्यूशनरी ऑर्डर जो थी देयरफॉर फेडेड अवे. तो हम कह सकते हैं जो रेवोल्यूशन का जो जज्बा था वो ऐसा ऐसा कम हो गया. और दीज पोएट्स इंस्टेड ऑफ द चैंपियनिंग द काज ऑफ द ब्रेस्ट सेक्शन ऑफ द मैनकाइंड टर्न टू मिस्टिसिज्म. तो हम कह सकते हैं कि ये मिस्टिसिज्म में चले गए. एंड द ग्लोरी ऑफ द पास्ट, लव ऑफ द नेचुरल फिनोमेनन एंड द नोबल सिंपलिसिटी ऑफ द peasant race attached to the soil and are still sticking to the traditional virtues and the values. This saying about the feeling and emotions which were shared by the majority of their countrymen. The second generation of the romantic writers. इसके अलावा जो दूसरा ग्रुप है, थोड़ा सा उसके नाम को हम देख रहे हैं, बस एंड करने वाले हैं हम अपने लेक्चर को विद इन 2 मिनट्स. बायरन, शैली, कीट्स, ले हंट, हैजलिट एंड अदर्स. इसको हम कहते हैं सेकंड जनरेशन ऑफ द रोमांटिक राइटर्स, who came to the forefront after the defeat of the Napoleon at the Waterloo in 1815. ये भी बड़ी अहम डेट है कि नेपोलियन को वाटरलू के मकाम पे 1815 में शिकस्त हो गई थी और इसे फिर कैद कर लिया गया था. Revolted from the reactionary spirit which was prevailing at that time in England against the ideals of French Revolution. The result was that the second generation came in conflict with the social environment with which their predecessors were in moral harmony. Moreover, the victorious struggle with the French Empire had left England impoverished.
अब प्रॉब्लम सेकंड जनरेशन के साथ ये आ गया था बच्चों कि वो लोग जो है वो जो लिबर्टी के आइडियलिज्म था जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का, उसके साथ दोबारा से एसोसिएट हो गए। और जबकि सोसाइटी जो थी इंग्लैंड की वो फ्रांस से बहुत नाला थी, खास तौर पे नेपोलियन की वजह से, जिसकी वजह से मुआशरे के अंदर एंटी फ्रेंच सेंटिमेंट्स पाए जाते थे, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं जो सेकंड जनरेशन ऑफ द रोमांटिक पोइट्स हैं, वो लोग जो हैं वो उनका हमें कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है सोसाइटी के साथ।